हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। जो आज हम क्लास लेंगे वो लेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा से रिलेटेड है। बच्चों, अपनी जो क्लास है, विद्यार्थियों, जब हम पढ़ते हैं, चाहे अपने इकोनॉमिक्स का हम अध्ययन करते हैं, सामान्य ज्ञान का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी बेसिक अवधारणाएं होती हैं जिनका बारंबार प्रयोग किया जाता है। अगर हम उसको सामान्य अध्ययन के तरीके से या विषय पर समझ विकसित करने के तरीके से पढ़ें, तो ये जो नीचे दी हुई अवधारणाएं, ये बहुत हमारी मदद प्रदान करेगी। सबसे पहले है इसमें अवधारणा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। दूसरी है जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक या सकल घरेलू उत्पाद है। प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है। और एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो यूएनडीपी जारी करती है, मानव यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। कौन करता है बच्चों? इसे यूएनडीपी से जारी करता है। ये जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास रिपोर्ट है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, ये इसे रिलीज करता है। तो इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम विषय पर हमारी समझ विकसित हो सके। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उन पर हम अध्ययन करते समय कहाँ पर फोकस करना है ताकि हम उन पूछे जाने वाले प्रश्नों का आसानी से जवाब दे सकें। बच्चों, सबसे पहले इकोनॉमिक्स के तहत जब हम अध्ययन करते हैं बेसिक, तो आपको पता होगा कि किसी भी जो अर्थव्यवस्था उसमें 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होता है, और तीनों क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में उत्पादन करते हैं, चाहे वो वस्तु का हो। सेवा क्षेत्र तो तृतीय क्षेत्र में आता है, तो उसमें सेवाओं का उत्पादन होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में मोस्टली वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। तो ये जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एक वर्ष की अवधि में ये तीनों क्षेत्र कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनका मौद्रिक मूल्य क्या है, इनको हम जोड़ ले तीनों क्षेत्रों के मौद्रिक उत्पादन की जाने वाली अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा स्टूडेंट, जो वैल्यू आएगा, वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर आएगा। अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ रहे हैं, मौद्रिक मूल्य के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि मौद्रिक मूल्य ही क्यों शामिल किया जाता है। इसलिए इसका मैं बता देता हूँ कि जब हम अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उनके उत्पादन के बारे में हम ध्यान देते हैं, तो वो भौतिक उत्पादन होता है। कृषि क्षेत्र में भौतिक उत्पादन होता है, द्वितीयक क्षेत्र में भौतिक उत्पादन होता है कि कितने निर्माण सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है, स्टील का, लोहे का, कोयले का। तो हम इन चीज़ों को केवल भौतिक मात्रा या फिजिकल मात्रा में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इसको आकलन करने के लिए हम इसकी कीमतों को, इसकी जो भौतिक मात्रा उससे गुणा करके उसका मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ये आसान रहता है आकलन करने में, गणना करने में, इसलिए मौद्रिक मूल्य को ही शामिल किया जाता है। अब बच्चों, हम देखेंगे कि अंतिम वस्तु क्या है। अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो उपभोग के लिए तैयार है। उपभोक्ता जिसको उपभोग कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, वो अंतिम वस्तु कहलाती है। जैसे डबल रोटी है आपकी, ये आपकी अंतिम वस्तु हो गई। चीनी हो गई, आप जो कपड़ा पहनते हैं वो हो गई, आप जो चप्पल पहनते हैं वो हो गई, आप पेन का इस्तेमाल करते हैं वो अंतिम वस्तु हो गई। मैं अब फ़ोन यूज कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अंतिम वस्तु है। अब इसमें ये दिया गया कि केवल अंतिम वस्तुओं को और सेवाओं को, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की जो वो है उनको कैलकुलेट नहीं करते। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है स्टूडेंट? मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अंतिम वस्तु को बनाने में मदद करती है। जैसे डबल रोटी को हम बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो गेहूं और आटा इसकी मध्यवर्ती वस्तु हो गई। हम चीनी बनाएंगे उपभोक्ता के लिए, तो इसमें गन्ना मध्यवर्ती वस्तु हो गई। हम कपड़ा अंतिम वस्तु के तौर पर मानते हैं, तो इसमें कपास, सुई, धागा और ये इसकी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को बच्चों जीएनपी की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य पता होने चाहिए। क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? जीएनपी में या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में केवल आर्थिक उत्पादन अथवा बाजार के लिए किए गए उत्पादन का ही माप किया जाता है। जिनका हम मौद्रिक तौर पर हम जो कार्य करते हैं, आर्थिक प्रतिफल के लिए जो काम करते हैं, उनका माप केवल
जीएनपी में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो आर्थिक कार्य नहीं होते, उनके प्रकृति गैर आर्थिक होती है। जैसे जो गृहिणी की सेवाएं हैं वो जीएनपी में शामिल नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती बच्चों? यह है किसी आर्थिक प्रतिफल के एवज में नहीं की जाती। गृहिणी अपने घर पर खाना बनाती है, कपड़े साफ करती है, बर्तन धोती है और भी बहुत सारे घर में काम करती है। वो सब के जो कैलकुलेशन है जीएनपी में शामिल नहीं करते, क्योंकि उनके साथ जो काम कर रही हैं वो गैर आर्थिक तो ही हैं, उनके साथ भावनाएं जुड़ी होती है। वो किस भावना के साथ में काम कर रही है, उनका हम आर्थिक कैलकुलेशन करें तो वो शायद मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार पेंशन और सार्वजनिक ऋण का ब्याज जीएनपी में नहीं जोड़ते। पेंशन और सार्वजनिक ऋण का ब्याज जीएनपी में नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि यह चालू वर्ष से संबंधित नहीं होते। बच्चों, जब हम कह रहे हैं कि एक वर्ष की अवधि हम लेते हैं, एक वर्ष की अवधि, क्योंकि जो पेंशन होती है पुरानी सेवाओं के बदले मिलती है, सार्वजनिक ऋण पर जो ब्याज है पहले का दिया हुआ मूलधन उसका मिलता है, तो इनका चालू वर्ष से संबंधित नहीं होती है ये, इसलिए इनको जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता। बच्चों, पूछ लेते हैं बहुत सी परीक्षाओं में कि निम्न में से कौन सी जो है सेवा या कार्य जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता। आपके पास में ऑप्शन आएंगे, उनमें से हो सकता है एक ऑप्शन इनमें से कोई हो। तो आपको ये सीधा सा समझ जाना है कि जो गैर आर्थिक प्रकृति के कार्य हैं उनको सकल राष्ट्रीय उत्पादन में शामिल नहीं किया जाता। एक जो बहुत समस्या आती है विकासशील देशों में, वो है दोहरी गणना की समस्या आती है। दोहरी गणना की समस्या क्या है कि जब हम जीएनपी की गणना करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तुओं को भी अगर हम उस गणना में शामिल कर लें तो दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे हमने उसमें उदाहरण लिया कि डबल रोटी के साथ साथ हम उस डबल रोटी में काम आने वाले गेहूं के बारे में, उसके आटे की भी हम गणना कर लें तो डबल गणना हो जाएगी, क्योंकि डबल रोटी में आटा भी आ गया, उसका गेहूं का मूल्य भी आ गया। अगर इस प्रकार की दोहरी मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना हम जीएनपी में कर लें तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जीएनपी की जो वास्तविक मान है उससे कई ज़्यादा उसका मान निकल कर आता है। तो दोहरी गणना की समस्या बहुत महत्वपूर्ण। पूछ लेते हैं कई बार सीधा क्वेश्चन, दोहरी गणना की समस्या क्या है? बहुत बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी सेवा जीएनपी में शामिल नहीं की जाती, कौन सी प्रकृति की सेवाएं जीएनपी में शामिल नहीं की जाती। ऐसे सब क्वेश्चनों के लिए आपको तैयार रहना है। अब स्टूडेंट्स, अपने को जीडीपी के बारे में पढ़ना है। जीएनपी और जो जीडीपी है, इनको जो ज़्यादा बिगनर्स बच्चे हैं, शुरुआती विद्यार्थी हैं, उनकी कॉमन समझ लेते हैं कि दोनों कॉमन है। बच्चे दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलग अवधारणा है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अलग अवधारणा है। इसकी परिभाषा वही है, बस केवल अंतर यह है कि इसमें एक देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, जीएनपी में कोई देश की भौगोलिक सीमा नहीं होती। जो जीएनपी होती है उसमें उस देश का नागरिक चाहे विदेश में कमा रहा हो, चाहे यहाँ उत्पादन का साधन यहाँ सर्जित कर रहा हो, केवल उस देश के नागरिक या उत्पादन के साधन जहाँ उत्पादन करे उसको काउंट किया जाता है। लेकिन जीडीपी में उस देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, चाहे उत्पादन का साधन आपको चार पता है, उत्पादन के साधन भूमि है, पूंजी है, श्रम है और उद्यमी है। लेकिन आपको पता है विदेशी जो भूमि है, स्थिर साधन है, ये कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता। तो उत्पादन का तीन साधन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। कौन कौन से तीन साधन मूवमेंट कर सकते हैं? पूंजी एक जगह से दूसरे देश में जा सकती है, श्रम एक जगह से दूसरे देश में जा सकता है, उद्यमी एक देश से दूसरे देश में जा सकता है। तो अंतिम वस्तु ये आ गई सेवाओं का मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसमें उस देश के अंदर विदेशी साधनों द्वारा सर्जित उत्पादन के मूल्य को भी शामिल किया जाता है। आजकल सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को जीडीपी में प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि जीएनपी में एक देश के समस्त नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है। समस्त नागरिक या उत्पादन के समस्त साधन, जबकि जीडीपी में एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत होने वाली वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। अर्थात जीएनपी की गणना करते समय हम जीडीपी में से उस उत्पादन मूल्य को घटा देंगे जिसका सर्जन विदेशी साधन कर रहे हैं, विदेशी पूंजी कर रहा है, विदेशी श्रम कर रहा है, उद्यमी कर रहा है, और उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ देंगे जिनका सर्जन उस देश के उत्पादन के साधन विदेशों में कर रहे हैं। इसको अगर हम टर्म के तौर पर कोई शब्दावली का नाम देना चाहें कि हम किसी देश के जो बाहर से उत्पादन के साधन कमा कर ला रहे हैं
उसको जोड़ दें और उस देश के अंदर विदेशी साधन जो कमा रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसको हम घटा दें, तो इस प्रकार का जो नेट कैलकुलेशन आता है उसे हम विदेशी शुद्ध साधन आय हम कहते हैं। स्टूडेंट, विकसित देशों में जीएनपी उन देशों की जीडीपी से ज़्यादा होती है। ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो विकसित देश है वहाँ के उत्पादन के साधन इतनी पूरी दुनिया में फैले रहते हैं कि वो वहाँ से बहुत उत्पादन करके उस देश में, मूल देश में ले आते हैं, जबकि उससे देश में से दूसरे देश ले जाने वालों की या दूसरी दुनिया के जो और देश हैं वहाँ पर उत्पादन को ले जाने वाली मात्रा कम होती है। विकासशील देशों में उल्टा होता है। हमारे यहाँ पर जो है विकासशील देशों में जीएनपी की बजाय जीडीपी ज़्यादा होती है। अब हम इसका जो फॉर्मूला है कि जीएनपी कैसे निकाल सकते हैं, जीडीपी में अगर हम विदेशी शुद्ध साधन आय जोड़ दें तो हम जीएनपी निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये इंडिया है, ये बाकी का जो शेष दुनिया है। अब हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे नागरिक है विदेशों में काम कर रहे हैं। विदेशों की बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे जो नागरिक हैं हमारे देश में काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर कमा रहे हैं, हमारे देश के लोग यहाँ कमा रहे हैं, विदेशी लोग यहाँ हमारे कमा रहे हैं। जब जीडीपी होती है तो हमारे देश में चाहे विदेशी कमा रहे हो चाहे हमारे घरेलू लोग नागरिक कमा रहे हो, उनको अलग अलग नहीं किया जाता। लेकिन जीएनपी की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो विदेशों से लोग कमा कर ला रहे हैं उसको तो जोड़ा जाता है, और विदेशी लोग जो हमारे यहाँ पर कमा रहे हैं उसको घटा दिया जाता है, और जो नेट वैल्यू आती है वो इसके बराबर आती है, जो जीएनपी कहलाती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो इसमें जो मैंने बताई है, जो भी बातें परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, विषय पर अपनी समझ विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को एक बार और आप दोबारा देखेंगे तो जीएनपी और जीडीपी में आपको अंतर पता चल गया होगा कि और जीएनपी मूलभूत अवधारणा क्या है, जीडीपी क्या है। इसे का आपका जो समझ है मेरे ख्याल से काफ़ी विकसित हो गई होगी। थैंक्स स्टूडेंट्स।